अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, एडवोकेट हैं और इनकी कुर्बानियां मैं समझता हूं कि बहुत सारे रहनुमा मैंने भी देखे हैं, बड़े के साथ मैंने इंटरव्यू भी किए, मगर आखिरी दम तक और खून के आखिरी कतरे तक अगर कोई शख्स आज भी खड़ा है, वो एडवोकेट अली बुखारी साहब हैं। आज इनके पास मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि मुल्की सियासत किस साइड पे जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रंजा साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया अली भाई। अली भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई तो एक चीज़ है ही है, मगर सबसे बड़ी चीज़ है इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ कहाँ गया इस मुल्क से? देखें जी, जो 75 सालों का मैस था ना, वो अब टॉप एंड पे पहुंच गया है। अब उसकी सफाई की ज़रूरत है। सफाई बॉटम टू टॉप हो या टॉप टू बॉटम हो, लेकिन सफाई अल्टीमेटली होनी है और सफाई का अमल स्टार्ट हो गया। और आपको ये हर अदारे में, हर गली महल्ले में, हर जगह नज़र आएगा। इसकी ज़िंदा मिसाल आपको है 8 फरवरी का इलेक्शन। 2-2.5 सालों में, पिछले मार्च के बाद, अप्रैल कह लें आप, अप्रैल के बाद से, अप्रैल 2022 से अभी जून 2024 आ चुका है। इस 2 साल में जितना ज़ोर लगाया गया हमें क्रश करने के लिए, हमारी टॉप लीडरशिप को, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब को जेलों में रख के, जितना हमारे वर्कर्स के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया गया, इज़्ज़तें पामाल की गई, माल और दौलत लूटा गया। और मुझे तो, अगर मैं इसको आम फहम अल्फाज में कहूँ, तो मुझे तो वो शाम गरीबा की तरह का मंज़र नज़र आता है कि जो हम सुनते आए, तारीख़ में पढ़ते आए, कि जैसे जनाब इमाम हुसैन की शहादत के बाद खैमों को आग लगाई गई और सरकार की सारी जो भी उनकी चीज़ें थी लूटेगी। सो वो मंज़र दोहराया गया, मुझे तो वही नज़र आता है। और लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी को अवाम निकली, इस तरह निकली कि हर एक का अंदाज़ा गलत साबित हुआ, इस तरह निकली कि हर एक रिपोर्ट गलत साबित हुई। और जब डब्बे खुले तो उन्हें पता चला कि 50-50 हज़ार की लीड से कैंडिडेट जीते। इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दी, इमरान खान साहब को बात पे लोगों ने यकीन किया। हर एलामिया, हर ऐलान, हर नारा दफन कर दिया लोगों ने और एक आवाज़ दी कि इमरान खान ही हकीकी लीडर है और वो मुल्क और कौम के साथ खड़ा हुआ है, वो मुखलिस है। उसके ख़िलाफ़ जो बात की गई सब वो खसो खशाक की तरफ बह गई। अब बात यह है कि आपने देखा कि वो सिलसिला जो 8 फरवरी को चला, वो चलते चलते कहाँ तक पहुँचा। उस 8 फरवरी के लोगों के जो इनकलाब था, सॉफ्ट रेवोल्यूशन जिसको मैं कहता हूँ, वो चलते चलते इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँचा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेज़ में से 6 जजेज़ ने ख़त लिखा। वो चलते चलते सरगोदा के जज तक पहुँचा दहशतगर्दी के, वो चलते चलते रावलपिंडी के दहशतगर्दी के जज तक पहुँचा, वो चलते चलते आपके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुँचा। सो कहने का मकसद ये है कि वो जो आप जिस इंसाफ के मुतकाज़ी हैं, जिसके हम हर मुसलमान मुतकाज़ी है, हर पाकिस्तानी चाहता है कि जी अदल व इंसाफ का मियार हो, मैं भी उसका मुतकाज़ी हूँ, क्योंकि मैं अपनी सीट, इमरान खान साहब की सीट NA 48 इस्लामाबाद से तारीख़ की सबसे बड़ी मार्जिन से जीता और फॉर्म 45 लेके खड़ा हूँ। और ट्रिब्यूनल कहती थी कि लेकर आओ फॉर्म 45। जो हमारे मुखालफ कैंडिडेट और भी हारे थे, उन सब ने फॉर्म जमा कराए, लेकिन जो एक रिटर्न कैंडिडेट, जिस जाली आदमी को बनाया गया, जिस 2 नंबर शख्स को बनाया गया, क्योंकि उनके पास तो तस्दीक है 2 नंबरी की कि उन्होंने झूठे हलफ उठाए, झूठे कुरान उठाए, झूठे हलफ के बाद उन्होंने कुरान की पासदारी भी नहीं की। उन्होंने एज अ मुस्लिम अपना ईमान, अपना सब कुछ, मैं कहता हूँ, गिरवी नहीं रखा, बेचा। सो वो लोगों को लेकर आया गया। वो मुल्क चला सकते हैं, कभी भी नहीं चला सकते। वो लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। वो लोगों के नुमाइंदा बन सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनको लोगों ने जूते की नोक पे रखा और उनकी ज़बानतें ज़ब्त हुई। अब आपका इंसाफ जो है, वो कहते होते हैं ना, जस्टिस नॉट ओनली बी डिस्पेंस्ड बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन। इंसाफ खाली होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और अब आपको नज़र आ रहा है कि लोगों का हकीकी मैंडेट, लोगों का हकीकी काम, लोगों का हकीकी जो ताकत है, उसका सरचश्मा अवाम है और वो अवाम के पास पहुँचेगी। बिलीव मी कि मेरा यकीन है, जिस तरह अपने अल्लाह पे यकीन है, इसी तरह उसकी खुदाई पे यकीन है। और तो वो मुझे इस चीज़ पे भी यकीन है कि उसके पास देर हो सकती है, अंधेर नहीं।
और इंशाल्लाह अनकरीब आपका मैंडेट, आपका मुल्क, आपका इंसाफ, अदल, हर चीज़ सही रास्ते पे गामज़ान होगी, जिसको डोर आपके पास होगी, किसी और के पास नहीं। किसी और के पास नहीं होगी। अली बुखारी साहब, मुझे ये बताएं कि रात 12 बजे तक आपकी तकरीबन 50-60 हज़ार की लीड थी और आपके जो मद्दे मुकाबिल कुछ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या कुछ आज़ाद, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि अली बुखारी साहब इतनी लीड से जीत चुके हैं। उसके बाद रात 12 बजे के बाद फिर सुबह तक क्या हुआ? देखिए जी, वो एक बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने जब मैंने, क्योंकि पाकिस्तान का मैं पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले अपने फॉर्म 45 ऑन एयर किए। 8 तारीख को रात 12 के बाद 2 शुरू होती है और जब मैं रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस जाता हूँ, पहले 8 बजे जाता हूँ, फिर 10 बजे जाता हूँ, फिर 12 बजे जाता हूँ, फिर 2 बजे जाता हूँ। तो उस 2 बजे के बाद मुझे वहाँ मीडिया मौजूद है, वहाँ पर ही मेरी आप देख लीजिएगा एक क्लिप आपको ज़रूर मिलेगा जिसमें मीडिया वाले कह रहे हैं आप तो जीते हुए हैं, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट तो पाकिस्तान में सबसे पहले रिज़ल्ट आया। मेरे 261 पोलिंग स्टेशन थे जिनका रिज़ल्ट 11 बजे कंक्लूड हो चुका था। मेरे पास 261 पोलिंग स्टेशन के सारे फॉर्म आ चुके थे। और आपकी कितनी लीड थी? मेरी जी 46,000 लीड थी उस टाइम और 45,600 एंड समथिंग। और उसके बाद हमारे जो मुखालफ कैंडिडेट थे, एक ने भी बोरिया बिसरा गोल किया, चले गए। जो रिटर्न कैंडिडेट बने ये तो भाग ही गए। और जो दूसरे कैंडिडेट्स थे जो इसके अलावा आज़ाद हैसियत में थे, जो TLP के थे, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने हमें मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा जी आप जीत के आपको मुबारक हो, और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, एक गुड विल जेस्चर का मुजाहरा किया और वो चले गए। जब मैं RO से अपना रिज़ल्ट लेने गया फॉर्म 47, तो वहाँ पर एक भारी नफरी आ गई रेंजर्स की और मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो फॉर्म उठाए हुए हैं, आपके पास भी पहुँच गया, अब तो आपने मुझे एक प्रोविजनल लेटर देना है। लेकिन उन्होंने कहा जी आपको लेटर नहीं दी जा सकती। पुलिस आ गई, मेरे साथ सारे हल्के के लोग भी थे और वहाँ पर इस तरह का मैं कहता हूँ शब खून मारा गया। ये कोई 3-3:30 बजे की बात थी। दैन उसके बाद मैंने फिर आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग अजान के टाइम मैंने सारे फॉर्म टेबल पे रख के अपनी वीडियो ऑन एयर की और वो वीडियो सबसे पहले फिर रीट्वीट 25,000 दफ़ा हुई और क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ दिस। सो बात यह यार कि लोगों ने वोट दी, इमरान खान ने टिकट दिया, इमरान खान ने अपना एक कारकुन खड़ा किया जिसने इन सब जो अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझते थे इनको चित किया और इस तरह चित किया कि इनके पास भागने की जगह भी नहीं है। यही वजह है कि आज भी हमें लोग कार्ड भेजते हैं, आज शादियों के इनविटेशंस भेजते हैं तो उस पर हकीकी MNA 48 लिखा होता है। इनके पास कौन जाता है आप खुद जाके कभी पूछ लें। इनकी चेहरों के अंदर वो गलाजत नज़र आ रही है जो शिमर और उस दौर के उन लोगों में आती थी, क्योंकि वो भी तो झूठे कुरान उठा के यहाँ तक पहुँचे थे। तो अब अली भाई आपने केस किया हुआ है, आपने अपने फॉर्म 45 उन्हें दिखा दिए, तो मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि इंसाफ आपको कब मिलेगा? और आपको लगता है कि जी हाँ, इस मुल्क के अंदर ऐसा हो कि अगर आप अपनी जगह ठीक हैं तो उन्हें उनकी सीट कैंसिल करके आपको सीट दीजिए? देखें जी, हक ये बनता है। आपने देखा कि ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल के अंदर 1 महीने के अंदर ये भागे दुम दबा के। और हैरत ज़्यादा बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ यार कि ये रिटायर लोगों का काम नहीं है। जो एक दफ़ा रिटायर हो जाए उसको घर जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। ये तो कोई तरीका नहीं, कोई 60 साल का नौकरी करके रिटायर हुआ है, बैक बेनिफिट सारे ले लिए उसने, कोई 62 साल का रिटायर हुआ है, कोई 65 साल का रिटायर हुआ है, उसके बाद उनको आप ओहदों पे लगा दें और उनको अकोमोडेट कर दें और पर्क्स एंड प्रिविलेज दे दें। यार एक ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। वो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि एक 65-70 साल का बंदा क्या काम कर सकता है? टांगें तो उनकी कब्र में होती हैं। ECP में आपने रिटायर लोगों को बैठा दिया जिनका कुछ स्टेक पे नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, वो तो हुक्म के गुलाम है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होते हैं, को कॉन्स्टिट्यूशन से ओवर एंड अबव नहीं होते। अब बात यह है कि हमने केस किया, हमारे केस के अंदर जज साहब ने, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया इनको। RO जो ADCG इस्लामाबाद है पेश ही नहीं हो रहा। हमने अखबार इश्तिहार किए, उसके बाद हमने TV इश्तिहार किए, दैन उसके बाद 15,000 रुपये फ़ाइन किया उसको कि भाई आ जाओ रिकॉर्ड लेके। ECP आती है, इलेक्शन कमीशन अपना रिकॉर्ड जमा कराती है। जितने और कैंडिडेट्स रिटर्न के अलावा थे उन सब ने अपने पेपर्स फॉर्म 45 जमा कराए, रिप्लाई जमा कराए। हमने अपने फॉर्म 45 कोर्ट में जमा किए। कोर्ट ने ECP का एनवेलप खोला, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, मसला क्या है ये तो बताएं। हमने कहा सर ये हम सब के फॉर्म्स हैं, पोलिंग स्टेशन 1 पे आ जाएँ, यहाँ पर मैं जीता हूँ, मेरी इतनी वोट्स हैं, हम सब के फॉर्म टैली कर रहे हैं। ECP का फॉर्म टैली नहीं कर रहा, मेरे वोट्स उधर डाल दिए, उसके वोट्स इधर डाल दिए। अब तो बात यह है कि ये सारे के सारे अंदर जाएंगे। जब ऐसी बात हुई तो जज साहब ने कहा भाई बात सीधी सी है
जिसका जाली फार्म होगा वो जेल जाएगा। हमने कहा सर सर तस्लीम का हम बिस्मिल्लाह करें सर, वेरीफाई करें, बाहर भेज दें, बुला लें प्रेजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर, सारे सरकार के मुलाजिम हैं या ही हैं यार, 100 में से 200 में से कोई एक तो मोमन का बच्चा होगा ना जो सच बोलेगा, तो इनके लिए तो इतना ही बस है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर हमने कुछ ऐसे भी फॉर्म इलेक्शन के करीब देखे जिसके अंदर जो लोग आज़ाद खड़े थे उनके आगे 0 लिखा हुआ था और वो बंदा कहता था कि मैंने अपने आप को खुद 1 वोट तो दिया होगा, वो तो आना चाहिए था। देखिए अब आपने सारी बात खुद ही कर दी। अब बात यह है कि शायद ऐसा करने वालों को पता नहीं था कि सॉफ्ट रेवोल्यूशन क्या होता है। उनकी असेसमेंट, उनकी कैलकुलेशंस, उनकी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो हुई। बहुत बड़ा फेलियर है, उनके पार्ट की बात कर रहा हूँ। और आवाम की सक्सेस हुई कि उससे से आवाम ने साबित किया कि हमें इमरान खान ने जगा दिया। उन्होंने साबित किया कि हमें इमरान खान जो बात करता था वो हमारे जहन में नक्श हो चुकी है। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ इस बात के पूरा होने के बाद। अब बात यह है कि जब जज साहब ने कहा कि फॉर्म ले आएँ तो इनको हाथ पाँव पड़ गए। इन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तो फॉर्म ही नहीं है, फॉर्म तो आर के पास है। तो जज साहब ने कहा आर यू इन योर सेंसेस, आप होश में हैं, आपको MNA बन गया, आपको नोटिफिकेशन हो गया। उन्होंने कहा जी RO से दे दें, RO ने नोटिफिकेशन दिया, मुझे क्या पता। रिटर्न कैंडिडेट के वकील ने ये बात की। ऊपर से सोने पे सुहागा ये किया इन्होंने एक ऑर्डिनेंस ले आए केयर टेकर सदर साहब से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनकी अपनी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बैरिस्टर तैमूर मल्लिक के खिलाफ। खुद ही ऑर्डिनेंस लेकर आ गए कि जी रिटायर जज भी लगा दें। और जज साहब ने पूछा भाई ऑर्डिनेंस आया किस लिए है? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद के लिए है। तो जज साहब ने आगे से कहा आप होश में हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सो मीनिंग बाय कि हमसे तो इनका खौफ है ना, इनको तो अभी टांगें काँप रही हैं। ठीक है जी, इनकी टांगें काँप रही हैं, इनको समझ नहीं आ रही हम जाएँ और जाएँ कहाँ। तो अल्टीमेटली ये राय फरार अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन राय फरार कहाँ तक, कब तक? देखें, खुदा की खुदाई को कोई चैलेंज करे ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। खुदा की खुदाई को चैलेंज फ़िरौन ने किया, इबरत का निशान बना। ये मेरे मार्क माय वर्ड्स, ये लोग इबरत का निशान बनेंगे। इबरत शुरू तो हो गई है इनकी, ना इनको कोई मुंह लगाता है, ना इनसे कोई हाथ मिलाता है, ये जाते हैं, ना इनके पास कोई खड़ा होना पसंद करता है। क्यों? कोई लोग भी नहीं चाहते कि हम ऐसे चोरों के साथ खड़े हों। जो चोर तो थे ही थे, भगोड़े तो थे ही थे, डाकू तो थे ही थे, कमीशन माफिया का हिस्सा तो थे ही थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के झूठे कस्में और कुरान उठाने वाले भी हैं। यकीन जानो कोई भी नहीं खड़ा होता। आप किसी दूसरे मज़हब वाले से पूछो ना, उसको ये बात बताओ तो वो भी कहेगा कि यार डिस्कार्ड करें ऐसे लोगों को। कहाँ बैठे हुए हैं वो लोग? असेंबली में। करने क्या? लेजिस्लेशन। और डिटाई देख लें इनकी कि लोगों के सामने आके कहते हैं फॉर्म कहाँ से लाएं, हम क्यों लाएं, जिन्होंने दिए उनसे ले आओ। और यार थोड़ा सा भी कहते हैं ना वो पानी के चुल्लू भर पानी भी होता तो उसमें डूब के मर जाना चाहिए था इनको। इन्होंने मुल्क और कौम को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। ये रिप्रेजेंटेशन के काबिल हैं ये लोग तो इनको तो इनकी अपनी माएँ बहनें बेटियाँ भी बेइज्जत करती हैं कि यार आपने हमें दुनिया के सामने जलील करा दिया। क्यों? क्योंकि जब तक ये रहेंगे, इनके मरने के बाद भी इनकी औलादों को कहा जाएगा कि ये झूठे अल्लाह उठाने वालों की औलाद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली बुखारी साहब। ये बात तो इलेक्शन की होगी। अब मुझे ये बताएं कि आप लोग एहतजाज करते हैं, एहतजाज करना कोई बुरी बात नहीं है, हर हुकूमत में करते हैं, मगर ये आप लोगों का वाहिद एहतजाज है, जैसे आप इकट्ठे होते हैं आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर्चे दिए जाते हैं, ये क्या वजह है? देखो यार, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। हमें हमारा दस्तूर पाकिस्तान ये इजाज़त देता है कि हम आज़ादी सहाफ़त की भी तलबगार भी हैं, अलमबरदार भी हैं। हम सहाफ़ियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ साथ अपनी आज़ादी, एसोसिएशन ऑफ पार्टीज़, असेंबलिंग ऑफ पार्टीज़, गुफ्तगू जो भी करना चाहें कर सकते हैं, उस पर कोई ममानियत नहीं है। और ये सारा हक़ हमें हमारे दीन ने दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है करारदाद मकासद से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। इन्होंने तो सब धज्जियाँ उड़ा के रख दी। यार आप थोड़ा निकलते हो बाय रोड पे पर्चा हो जाता है। मुझे एक बात याद आ रही थी, आज सुबह मुझसे किसी ने एक चीज़ पूछी इंटरव्यू में, तो मैंने उनसे कहा कि एक साहब कहते होते थे कि ये फॉर्म 45 जो है ना, ये समोसे पकौड़े खाने के काम आएगा। भाई फॉर्म 45 तो हमने संभाल ली है। जिन्होंने समोसे पकौड़े खाए अब तो वो भाग रहे हैं, कभी एक जगह दुम दबा के भाग रहे हैं, कभी दूसरी जगह भाग रहे हैं, कभी कहते हैं ट्रांसफ़र कर दें, रिटायर जज लगा दें। ठीक है, अब बात यह है कि उन FIRों में समोसे पकौड़े बिकने की बात आ गई है और खाने की बात आ गई है। डकैती की FIR, चोरी की FIR, 324 इक़दाम कत्ल की FIR, धमकी देने की FIR। भाईजान आपके ऊपर अभी तक कोई FIR है? जी मेरे पे माशाल्लाह से जी 4 FIRें हो चुकी हैं। किस चीज़ की? आफ्टर इलेक्शंस के बाद पहला हमने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया,
एक FIR 188 की 506(2) दी, दूसरी FIR में भी वही दफ़े लगाए, तीसरी में माशाल्लाह तरक्की की एम्पलीफायर एक्ट और वो लगाया, चौथी जो अभी लगाई जिसमें सुबह हमारी ये बुरी ज़मानत लगी हुई है, उसमें दहशतगर्दी भी लगाई इन्होंने, उसमें डकैती भी लगाई इन्होंने, डकैती के साथ उसमें इन्होंने 324 जो होता है इक़दाम कत्ल की कोशिश वो भी लगाई, 7/506(2), 186, 187 आधी PPC लगा दी उसके अंदर। लेकिन हमारा अल्लाह गवाह है कि हमें ज़रा परेशानी नहीं होती। और जब जज साहब ने पूछा, मैंने कहा सर वीडियो सामने है, प्रेस क्लब के सामने सारी प्रेस खड़ी होती है, उसके सामने पार्क है, कभी हम जाते हैं वहाँ तो वहाँ DC साहब गड़े खो देते हैं, DC साहब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनके बाप की जागीर है, वो यहाँ पर पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से अवामी मुलाजम है, ना कि यहाँ पर वो अफसरशाही की तरह अपनी जागीर में से हिस्सा दे रहे होते हैं। यार हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? ये सब लोग नौकरियों से जाएंगे। आप मेरी बात याद रखना, RO जो था हमारा, उसने बेईमानी की, क्या उनकी ACRA नहीं लिखी जाएंगी? ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे ना, जो MNAs हैं ये तो वापस जाएंगे अपने जहाँ से आए हैं, ना इनको बचाने वाला होगा। लेकिन ये जिन लोगों ने ओथ की खिलाफ वर्जी की, मैं पार्लियामेंट्री लोगों की बात नहीं करूँ, उनकी हद तक तो मैं बता चुका हूँ सर आपको। ये जो लोग जो आपकी CSS और CSP ऑफिसर्स कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पर RO सही बैठा हुआ था, उसका बाल भी बीका नहीं हुआ, वो आपका जो है आज भी खड़ा हुआ, वहाँ से रिजल्ट सही आया, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं आया। जहाँ जहाँ बकाऊ माल के आरू बैठे हुए थे, जिन्होंने अतवार बाज़ारों से, मंगल बाज़ारों से, जुम्मे बाज़ारों से हिस्से लिए, जिन्होंने सोसाइटियों से हिस्से लिए, वहाँ से परवरिश पर हराम की करके यहाँ पर पहुँचे, वो लोग कैसे बचेंगे यार? ना दुनिया में बचेंगे, ना आखिरत में बचेंगे। और याद रखिएगा, इनको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। अली भाई, मुझे बस आपसे आखिरी 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एक तो मुझे ये बता दें कि अब ये हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की इकट्ठी चलना शुरू होगी, क्या लगता है ये 5 साल पूरे कर जाएंगे? यार 5 साल तो नहीं, मुझे तो 5 महीने भी इनके नहीं लग रहे आगे। उनका आपस में प्यार है, लेकिन अब प्यार उनका अपनी जगह कायम दायम रहे जी, लेकिन उनके प्यार भी हों, उनकी शादियां भी हों, उनके रिश्ते भी हों, इवन एंड अदरवाइज़ अवाम ने सबको दफना के रख दिया, क्योंकि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ना जो है नवाज शरीफ का बूट को इज़्ज़त दो का फार्मूला चला, ना ही जरदारी साहब का भुट्टो ज़िंदा रहा, आखिरकार सब ने दम तोड़ा और मियाँ साहब को पोजीशन ये आ चुकी कि अपनी सीट बनसरा से वो हारे, दूसरी सीट भी हारे, उनकी बेटी भी हारी, उनका भाई भी हारा, उनका भतीजा भी हारा। सबको पता है कि हारे हुए लोगों को बिठाया हुआ आपने। फेयर इलेक्शन तो इनमें लड़ने की औकात ही नहीं है, ना ये लड़ सकते हैं, ना इनको अवाम वोट देगी। पहले भी इनकी ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, आगे भी होंगी, ये बात मेरी याद रखना। और मैं बताऊँ, ये जो मेरे अगेंस्ट कैंडिडेट थे ना, इनकी तो डबल फिगर में भी वोट नहीं थी, जाली वोटें डालने के बावजूद, उसका भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। लेकिन बात यह है कि वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ठीक कहते हैं कि ये तो तीसरे नंबर पे भी नहीं था, चौथे पे था, TLP से भी नीचे था, ठीक है, और जमात इस्लामी से भी नीचे था। तो बात यह है कि जब इस तरह के लोगों को आप लेकर आएंगे तो उनसे क्या धोखा करेंगे यार? ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुनियाद टेढ़ी रखें और कहीं इमारत सही चढ़ जाएगी। दुरुस्त की उसी टाइम आएगी जब वारस आएंगे। जब वारस आते हैं तो उनको पता होता है कि हम वारस हैं, हम इस धरती के बेटे हैं, हमें आप लोग लेकर आए हुए हैं, तो हमने आपकी बात करनी है। कभी आपने पिछले 4-6 महीने हो गए, मैं इलेक्शन कैंपेन भी हमने की इस अंदाज में की, वो भी आपको पता है, ना कैंपेन करने दी गई, बल्ला निशान ले लिया, खान साहब को जेल डाल दिया, जो हमारा मीटिंग कॉर्नर मीटिंग कराता था इंडोर, उसको भी उठा लिया जाता था, नाम दे दे के। रिटें देख लें, मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा जो मेरी हाई कोर्ट में रिट्स हैं, जिसमें आज भी चल रही हैं, जो सारी की सारी। तो कहने का मकसद ये है कि इसके बावजूद क्या हुआ, इसके बावजूद इनकी ज़मानतें ज़ब्त हुई। जब 1/4 से जो विनिंग कैंडिडेट होता है, उसकी अगर 1/4 से कम वोट लेना, तो आपकी ज़मानत जो आपने जमा कराई होती है ज़ब्त हो जाती है। तो इनकी तो ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं। आपने मेरी बात पे अगर यकीन नहीं तो फॉर्म 45 की कॉपीज़ ले जाइएगा, ये पड़ी हैं ढेर, पूरे पाकिस्तान में, मैंने तो अपलोड की हुई हैं, सारे मीडिया वालों के पास ले जाइएगा। उसके बाद ऑर्डर शीट्स कोर्ट की पढ़ लीजिएगा, ट्रिब्यूनल की, जहाँ से ये भाग रहे हैं। ECP के जो जमा हुए फॉर्म्स हैं उनको देख लीजिएगा, उनसे ही कैसे राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। चोर चोरी करता है ना, हेरा फेरी भी करता है, लेकिन अल्टीमेटली सुराग छोड़ के जाता है। तो सुराग तो मिल गया, अब देखें वो कब तक बकरे की माँ खैर मनाती है। छुरी के नीचे तो आएगी यार, छुरी के नीचे आएगी। आखिरी 2 सवाल मैं इकट्ठे ही आपसे पूछ ले। तो एक मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो कब वापस आएगा, और दूसरा, अगर आप खान साहब से मिलें तो खान साहब की कैसी है तबीयत, और वो कौम के लिए क्या कह रहे हैं, और अभी उसी तरह अंदर मजबूत हैं या अब कुछ हल्के हो गए? खान साहब जी पहले से भी ज़्यादा मजबूत हैं, और खान साहब अल्लाह ने इस कौम को वो तोहफ़ा दिया है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल तोहफ़ा दिया है, जो इस कौम को कौम बना गया है, और इंशाअल्लाह अनकरीब वो बाहर आएंगे।
जब वो बाहर रहेंगे तो आप इन भगोड़ों की भागनियाँ देखना ज़रा, वो उन दिन का आखिरी दिन होगा। खान साहब की तस्वीर वायरल हो जाए तो मसला बन जाता है। शर्ट्स जो वो पहन के आ जाते हैं, वो शर्ट शॉर्ट हो जाती है, वो अल्लाह ने उसको लोगों के दिलों में बसा दिया है, और अल्लाह ने उसको इतना ज़्यादा इस्तेकामत बख्शी है, इतना एतकाद बख्शा है, इतना ईमान अपने रब के ऊपर बख्शा है कि आप यकीन जाने कि इतना कॉन्फिडेंस में वो बैठा होता है। कहता है ये चोरों से मैं नहीं भागता हूँ। कहते हैं ना 100 दिन चोर के तो एक दिन शाद का। वो खान साहब आएगा तो तख्त भी उड़ाए जाएंगे, तख्ते भी लगाए जाएंगे। इन सब लोगों ने जवाब दिए हैं, ये तभी भाग रहे हैं। देखें जितना आपका माफिया, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस का हो, चाहे वो और किसी डिपार्टमेंट से इदारों के हो, ये मैस इकट्ठा हो गया। आपको पता है कि आप इनकलाब ईरान को पढ़ें ज़रा, तो इमाम ख़मीनी 1964 में गालबन फ्रांस पे थे। तो उनसे पूछा किसी फ्रांस के उसने जर्नलिस्ट ने कि आप कहते हैं इनकलाब लेकर आऊँगा, आपका मुल्क तो तामीर मुल्क है, 60,000 अमेरिकन नौकरी करते हैं वहाँ पर। 60,000 अमेरिकन ईरान में नौकरी करता था, इतना अमीर मुल्क था वो, और शाह ईरान का दौर है, और आप कहते हैं कि या मैं इनकलाब लेकर आऊँगा। भाई इनकलाब कैसे आएगा? तो इमाम ख़मीनी ने तस्बीह यूँ लहराते हुए कहा था, इनकलाब वो लेकर आएंगे जो माओं की गोद में बचे हैं। और तारीख़ ने साबित किया कि जब 79 में इनकलाब आया तो वो लड़के जो उस टाइम साल 6-6 महीने के थे, उस टाइम 18-18, 20-20 साल, 19-19 साल, 16-16 साल के थे, सब कुर्बानी उन्होंने दी, और उस सफाया हुआ। और इमाम ख़मीनी ने इस तरह सफाया किया कि किसी को भी नहीं बख्शा। तब कौमें बनती हैं। आज देख लें, उनको 40 साल लड़ के भी दुनिया से, लेकिन उन्होंने अपना चीज़ स्टेबल कर ली, अपना मुल्क स्टेबल कर लिया, अपनी कौम स्टेबल कर ली। क्यों? एक शख्स खड़ा हो गया, इमाम ख़मीनी तो ले गया। तो अभी हमारे पास एक शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, जो खड़ा हो गया, जिसने कौम बना दी। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, ड्यूरिंग इलेक्शंस मैं जाता था खान साहब के पास, क्योंकि सैफर केस भी चल रहा था, तो मैं वाहिद आदमी था जो जाता था। मुझे खान साहब के साथ ये भी सादत हासिल हुई कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया 9 मई को, तो जब बायोमेट्रिक रूम में मैं उनके साथ आखिरी आदमी था जिसको डंडे मारे गए, पेपर स्प्रे किया गया, और मैं उनके साथ रहा। तो खान साहब मुझसे पूछते थे बाहर कैंपेन कैसी चल रही है, बताते थे उनको हम सारे हालात, यूँ लोगों को डरा रहे हैं, हमारी ये सिस्टम रह गया। तो कहते थे एक बात बताओ कि हर तरफ से आवाज़ क्या आती है? मैं कहता हूँ जी, मैं जहाँ जाता हूँ, कि किसी गरीब जगह जाऊँ, किसी अमीर जगह जाऊँ, किसी सोसाइटी में जाऊँ, किसी बस्ती में जाऊँ, किसी जो है वो गांव में जाऊँ, किसी जो है वो कच्ची बस्ती में जाऊँ, तो मुझे एक ही आवाज़ आती थी कि यार हमारे खान के साथ मुखलस रहना। लोगों ने रोटी का नहीं कहा, लोगों ने कपड़े का नहीं कहा, लोगों ने तालीम का नहीं कहा, लोगों ने अस्पताल का नहीं कहा। तो मुझे कहा अली देखो, खान साहब के अल्फाज आए हैं और मैं इनको बयान करना फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि ये वो गोल्डन अल्फाज हैं जो शायद ज़िंदगी में बड़े कम लोगों ने सुने होंगे। तो खान साहब ने मुझे कहा देखो अली, हर तरफ से जब एक आवाज़ शुरू होने हो जाए ना, तो समझ जाना कि ये बिखरे हुआ हजूम कौम बन गई है। जब कौम एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो एक आवाज़ हो जाती है, तो समझ जाओ कौम बन गई है। कौम बना दी अल्लाह ने हमारी वसत से, पाकिस्तानी कौम बन गई है। आपने देखा कि अभी अमेरिका में मैच हुए, क्रिकेट हॉल नहीं बता रहा हूँ आपको, क्रिकेट स्टेडियम की दास्तान बता रहा हूँ। क्रिकेट हॉल तो देख लिया आपने ना, जो एक साहब बादर आए, उन्होंने जो आके कारनामे अंजाम दिए, वही आगे भुगतेंगे ना। वो मैं कहता हूँ ना, नीचे से बुनियाद गलत तो टेढ़ा ही चलता आएगा। अब भुगते अब जिन्होंने किया है, अब वो बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या सर्जरी होती है उसके अंदर, और सर्जन कौन होगा। वहाँ पर भी आपने देखा कि जहाज़ के ऊपर भी रिलीज़ इमरान खान चल रहा था, ठीक है, जो स्टेडियम के ऊपर भी ना, छुपाते हुए भी आप छुपा नहीं सके। एक हिस्टोरिकल काम, इतना बड़ा इवेंट होता है, आपने इमरान खान का नाम निकालने की कोशिश की। भाई उस चीज़ से बाहर आ जाओ, कोई हकीकत के नाखन ले लो। इमरान खान लोगों के रूह में चला गया है, लोगों के दिलों में बस गया है। लोग सोएं, जिए, मरें, जीते, हारें, इमरान खान एक हकीकत है जो इस मुल्क की नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा की हकीकत है। मैं आपको एक वाक़या बताऊं, मैं एक दफ़ा बाकू गया हुआ था, बाकू, और मैं अज़रबैजान से वहाँ पर मुझे टैक्सी ड्राइवर था, तो मुझे जब एयरपोर्ट छोड़ने आया तो मुझे उसने कहा कि जी आप किस मुल्क से हैं? तो मैंने कहा जी पाकिस्तान से। तो उसने कहा आप इमरान खान के मुल्क से हैं? मैंने कहा, उसने कहा ही इज़ अवर लीडर, मुस्लिम लीडर। तो भाई वो शख्स अगर जेल में है ना, तो आप हिसाब लगा लें कि बाहर कौन होगा, और जो बाहर हैं वो कौन है। डील की पैदावार है,
और पॉल्शी है, मालशी हैं, चेरी ब्लॉसम है। इनका काम ये है, इन्होंने कभी अमेरिका की चापलूसी करनी है, कभी बरतानिया की करनी है। अभी आप देख लें कि चाइना के अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी। चाइना ने पाकिस्तानी रिलेशन स्टेप डाउन किया। और मैं कल सुन रहा था, वो एक मिनिस्टर साहब हैं, सो कॉल्ड मिनिस्टर हारे हुए, एहसन इकबाल साहब, उन्होंने 30-32 मिनट तकरीर की चाइना के ऊपर, 28 मिनट उन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र किया। तो भाई जब अल्ले पल्ले कुछ ना हो तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। बल्ले का निशान बताइएगा, आखिरी सवाल है आपसे, क्या बल्ले का निशान वापस आएगा या अब अगली बार जिस तरह अभी हमने पिछला इलेक्शन देखा कि आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया, अभी भी जब आप लोग कोई कॉल देते हैं तो आप लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर अगले इलेक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो क्या लगता है उस वक्त तक हालात ठीक हो जाएंगे और आप लोग अगर अगली बार इलेक्शन लड़ेंगे तो बल्ले के निशान पर लगेंगे? इंशाल्लाह जी, हम पहली बात तो अभी दोबारा वापस आएंगे। हमारा मैंडेट है वो, खान साहब को आपको पता है, हमारे 92 के करीब लोग अंदर बैठे हुए हैं असेंबलीज में, और इतने ही तकरीबन बाहर ऐसे हैं जिनको हराया गया। तो बहुत वाज़ेह अक्सरियत है जो इमरान खान साहब को लोगों ने दी, जिसको किसी भी तरह कम नहीं किया जा सकता। बल्ला जो है वो निशान हमारा है, हमारी पार्टी का है। और जिस तरह वो लिया गया इलेक्शन से, जिस रोज़ पहले लिया गया, आपने वो फैटफ की और आपने जितनी भी रिपोर्ट्स हैं एजेंसीज़ की बाहर आई जो भी हैं उनकी सुनी ली, क्या किया। इवन ब्रिटिश कौंसलेट ने जो कहा वो सुन लिया, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहुत बर्मी हुई और उन्होंने कहा लेकिन हकीकत तो यही है, आपने 15 दिन पहले निशान तो लिया, उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते। सो बात यह है कि आपकी जजमेंट आई है, उसके ऊपर मैं कमेंट्स कर सकता हूँ। सो बल्ले का निशान भी वापस आएगा, इमरान खान साहब आएँ, और जिस दिन वो बाहर आएंगे ये हुकूमत भी जाएगी, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी होगा और ये सफाया भी होगा। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, हम भी इस सवाल की तरह कश्मकश में थे कि बल्ले का निशान चला गया है, लेकिन अब जिस चीज़ को इमरान खान उंगली रखेगा वही बल्ला समझ लेना। क्योंकि हमने अपने इलेक्शन में देखा कि मेरा निशान पैराशूट था, कि लोगों ने एक एक बंदे ने निशान ढूंढ ढूंढ के उसने कहा पैराशूट पे निशान मारना। तभी तो मैंने कहा ना, आपकी हर एजेंसी की रिपोर्ट, आपकी सारी असेसमेंट्स, आपकी सारी एवेल्यूएशंस ज़ीरो हो गई, ज़ीरो कर दी अवाम ने, हर चीज़ उठा के बाहर फेंक दी। अब ज़ोर की बात अगर कर लेना तो पर्चे ही दे रहे हैं ना, पर्चों की अफादियत क्या छोड़ी आपने डेटरेंस तो ख़त्म कर दिया। FIR में और कुछ हो ना हो, एक डर होता था, हर बंदा तैयार है, कहता दे दो पर्चे, कितना 10 दिन अंदर रहते हैं, बाहर आ जाते हैं, बेलें हो जाती हैं। क्या करना है आपने और अंदर रख के लोगों को, क्या करना है लोगों की इस्तीफा माल करके? आप लोग वो जालिम हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी इस्तीफा माल की। ये कोई इंडिया के लोग नहीं थे, ये कोई इज़राइल के लोग नहीं थे, ये मैं आप पाकिस्तानी लोग हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, आपकी भी माएँ बहनें बेटियाँ। फ़र्क सिर्फ उनके लिए है कि जो हलाल की पैदावार होते हैं ना, वो इन चीज़ों को केटर करते हैं। जो हलाल की पैदावार नहीं होते उनके लिए हराम और हलाल का कोई फ़र्क नहीं होता। अली भाई, आज आप एहतजाज करने जा रहे हैं, आप तीनों इस्लामाबाद के हलकों में, किस तरह का एहतजाज करने जा रहे हैं? को पुरअमन एहतजाज करेंगे, इंडोर करेंगे या उसे धरने की शक्ल देंगे? आज आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखें जी, हमारा हर एहतजाज जिसमें मैं गया हूँ वो हमेशा पीसफुल रहा है। मैंने एक वर्ड हमेशा यूज़ किया, कोई भी आप मेरे उठा के देख लेंगे जी, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट भी हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है और इसका रीज़न है इमरान खान की आज़ादी, जो गैर कानूनी तौर पर अंदर रखा गया। या 1.5-2 साल बाद आप पर्चों में बंदों को नामजद कर रहे हैं, यार कौन सा इंसाफ है? तब भी तो बेल्स होती हैं, तब भी तो हर चीज़ खुल के आ रही है सामने। ऐसा करैक्टर आप शो कर रहे हैं कि पता चल रहा है कि हुकूमतें क्या कर रही हैं। अब बात यह है कि जो हमारा एहतजाज है जी, उसका प्लानिंग ऑब्वियसली हमारी तंजीम करती है, और मेरे हल्के के अपने सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे अपना चीफ कोऑर्डिनेटर्स हैं, अर्बन कोऑर्डिनेटर हैं, रूलर हैं, वो सब करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, जो भी वो करेंगे उस पर हम शामिल होंगे जी, उसको हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, उसको लीड करूँगा मैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब। अली बुखारी साहब, जाते जाते हमारे चैनल के तवज्जुह से पूरी कौम को कोई पैगाम देना चाहें तो दें। डट के खड़े रहें जी, हमेशा जीत उसकी होती है जो हक पे होता है। हमारा ईमान है, हमने ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया, हम उनको मानने वाले हैं। यकीन जाने हम मेरी सफ़ों में कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो झूठा हलफ उठा के और असेंबली में बैठने को शौकीन हो। मैं हमेशा कहता हूँ अली बुखारी को एक नहीं 262 सीटें दे के कहो झूठी कसम उठाओ, कभी भी नहीं उठाएंगे। हमें इमरान खान ने सिखाया, हमें हमारे वालिदैन ने सिखाया, हमें हमारे उस्तादों ने सिखाया, हमने अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत से ये चीज़ सीखी है, जिसको अमल करना है। आप लोगों के हक़ की जंग लड़नी है। डरने वाला जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरता है, इंसानों से कोई भी नहीं डरता। इमरान खान साहब हमारा हकीकी
लीडर है, हम इमरान खान साहब मुहिब्बुल वतन आदमी हैं, वो आपकी, मेरी, हम सब की, आने वाली नस्लों की, इस मुल्क, इस धरती की जंग लड़ रहा है और आज साल के करीब होने वाला है, जेल के अंदर है और आज भी कायम दायम खड़ा है और यही कहता है कि हम बाहर आएंगे और हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे। ये लोग भागेंगे, इनके भागने का टाइम करीब आ चुका है और ये करीब जेलों में होंगे, देख लीजिएगा। आप सब कायम दायम रहें, इस मुल्क के पाकिस्तान की हमेशा खैरख्वाह रहें, अपने लीडर इमरान खान के हर बात पे उनकी वो जो हुक्म देते हैं उसकी तायीद करें, कोशिश करें, उनके लिए दुआ गो हों, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, इन चोरों लुटेरों से मुल्क को आज़ादी नसीब हो और हकीकी नुमाइंदगान जो इस मुल्क के हैं, जो आपके हैं, जो सन ऑफ द सॉइल हैं, जिनका इससे बाहर कोई स्टेक नहीं है हमारी तरह, हम लोगों को भी आला हक पे रखे और असम्बली में बैठ के इस मुल्क को और आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे अली बुखारी साहब, जिन्होंने हमारे तमाम तर सवालात का बड़ा तफसीलन जवाब दिया और इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब भी जल्द बाहर आएंगे और जो इस्लामाबाद की तीनों सीटें और भी जितनी सीटों के ऊपर हमारे साथ धांधली करके दूसरे लोगों को जितवाया गया, वो भी सीटें हम तमाम तर वापस लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।